हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इला क्लासेस में। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब हम आज चालू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी राजनीति विज्ञान से संबंधित होने वाली सभी परीक्षाओं में। ये है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति संतुलन। तो आइए इसको हम डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे हमने शक्ति संतुलन के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा था, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था तो डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने वहाँ पे बताया था कि हम इसको यहाँ पे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें शक्ति संतुलन की, तो शक्ति संतुलन की जो मेन विचारधारा है, मुख्य विचारधारा है, वो कहाँ से संबंधित है? वो यथार्थवाद से संबंधित है। हमने देखा था कि जब हमने यथार्थवाद और उदारवाद को देखा था, तो वहाँ पे समझाया था कि यथार्थवादी जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है। ये राजनीति में, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वरीयता देती है, वो सबसे ज्यादा वरीयता किसको देती है? शक्ति को देती है। और शक्ति संघर्ष के आधार पर ही पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करने की बात करती है और उसी के हिसाब से पूरी परिभाषा भी देती है। तो अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि शक्ति की बात हो रही है, तो इसलिए भी वैसे भी डायरेक्ट अगर समझने का प्रयास करें तो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो कहाँ से संबंधित है? यथार्थवाद से ही संबंधित है और कहीं ना कहीं वहीं की विचारधारा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की देन है। देन का क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या था कि जो शक्ति का संतुलन था वो विभिन्न कुछ देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यही देश प्राय अधिक शक्तिशाली थे और इनमें निरंतर संघर्ष होता रहता था। और क्योंकि शक्ति में ज़्यादातर ये लोग लगभग बराबर थे, तो इस कारण से बैलेंस बना हुआ था पावर का, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे था। इसी को जो है शक्ति में संतुलन का जो एक अवस्था थी, जो एक समय था, वो यहाँ पे इस चीज को डिराइव करता है, इस चीज को बताने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, वहां पे इनका मानना था, क्योंकि इनसे संबंधित विचारधारा है, तो इसको आगे हम समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यथार्थवाद में भी हमने देखा कि वहां पे एक अराजक संरचना की बात की थी। अराजक संरचना का तात्पर्य यह था कि कोई भी वैश्विक स्तर पर ऐसी संस्था नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी देशों को एक छत्र के तले लाए और सभी एक सामान्य विधि का पालन कराए। सभी देश अपने आप में स्वतंत्र हैं और किसी के तहत काम नहीं करेंगे। इसी को अराजकता बोला गया था वैश्विक स्तर पर। तो वही बात यहाँ पे भी बोली जा रही कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो विधि से संचालित नहीं होती, बल्कि उसका संचालन कैसा होता है? उसका संचालन शक्ति के द्वारा होता है। और शक्ति संतुलन के कारण ही जो है पूरे विश्व में जो है शांति व्याप्त रहती है, क्योंकि जो बड़े देश हैं उन्हीं के पास प्राय ज़्यादा शक्ति होती है और वही चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब शक्ति संतुलन की ये जो अवस्था है, जो काफ़ी लंबे समय तक, जैसा कि हमने देखा 18वीं और 19वीं शताब्दी तक बनी थी, ये फ्रांसीसी क्रांति में आकर भंग हो जाती है। आपको अगर याद होगा, आपने सिद्धांत पढ़े होंगे, सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो आपको याद है कि जो आधुनिक लोकतंत्र है, आधुनिक विचारधारा है, तो स्वतंत्रता, बंधुत्व का ये जो भाव है, हमने अपने संविधान में भी अगर आप देखें जो प्रस्तावना है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आती है कि कहाँ से लिया है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अधिकारों को महत्व दिया जाता है, खासकर स्वतंत्रता और समानता का महत्व दिया जाता है। जिस कारण से होता क्या है कि नागरिक जो है, एक जो राज्य का दबदबा था वो खत्म होने लगता है, और जिस कारण से जो स्थिति होती है वैश्विक स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं ये जो एक अवस्था बनी हुई थी शक्ति संतुलन वाली 18वीं 19वीं सदी की, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है और वो उसमें जो है पूरे वैश्विक स्तर पर परिवर्तन आने लगता है। जब आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ को समझा होगा डिटेल से। बस यहाँ पे इतना समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण ये अवस्था भंग हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शक्ति संतुलन की अवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज थी कि जो भी देश थे, ठीक है, उनकी भूमिका बहुत प्रमुख होती थी। और जो शक्तिशाली देश थे वो एक प्रकार से बहुत पावरफुल होते थे, यानी किसी को दंडित करने का भी काम कर सकते थे और किसी को पुरस्कृत करने का भी काम कर सकते थे। तो कुल मिला के ये लोग कैसे काम करते थे? एक संतुलक के रूप में काम करते थे, एक बैलेंसर के रूप में काम करते थे। अगर हम देखें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पहले जो मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंट्री थी वो था ब्रिटेन। ऐसा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जो है स्थिति बदल चुकी है। लेकिन एक समय के लिए बोले 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद, और उस समय खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति और प्रथम
विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वहां पे इस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आया, क्योंकि जो पहले 5-6 देश थे वो स्थिति बदल चुकी थी। पहले क्या था, ब्रिटेन था, आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की पूरे दुनिया में जो है उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, कॉलोनीज के माध्यम से वो बहुत शक्तिशाली था। ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज अस्त ही नहीं होता, क्योंकि उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं जो है दिन रहता है तो कहीं रात रहती है। उसके बाद अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासकर ब्रिटेन उतना शक्तिशाली नहीं रहा। उसके बाद जो दूसरा शक्तिशाली बैलेंसर के स्टेट के रूप में आप देखें तो वो कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो बैलेंसर की भूमिका है, जैसे कि ये तो हुआ कि एक बात हुई कि पहले जैसे हमने बोला कि एक शक्तिशाली राष्ट्र कंट्रोल करने का प्रयास करता है तो वो ब्रिटेन था, बाद में अमेरिका हुआ। लेकिन आज के समय में ये चीजें बदल चुकी हैं। आज के समय में आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल राष्ट्र ही जो है एक शक्ति में संतुलन लाने का प्रयास करता है। आज के समय में अगर आप देखें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसीज हैं, ठीक है, एमएनसीज हैं, ये भी इस रूप में काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गई, और भी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट हो गई। इन कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कंपनियों का योगदान कैसे हो गया, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, ठीक है, चीज़ों को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। बहुत सी जो बहुत बड़ी बड़ी जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और रोजगार हो गया, क्योंकि आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं अर्थ से बहुत कनेक्टेड है, तो कंपनियों का महत्व तो अपने आप हो जाता है। आर्थिक क्षेत्रीय संगठन भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, विश्व व्यापार भी जो है कुछ मिला के आप कहें तो ये सारे जो केंद्र हैं ये भी आज राज्य के अलावा एक अलग फैक्टर के रूप में काम करते हैं, जो शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, जो शक्ति कमजोर होगी, जो राष्ट्र कमजोर होगा शक्ति में, वो आर्थिक रूप से तो कमजोर होगा ही, उसकी भागीदारी व्यापार में कम होगी, और उसके साथ आप देखेंगे कि साथ के साथ उसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी भी कम होगी, व्यापार बहुत कम होगा, या क्षेत्रीय संगठन जो होंगे वहां पे वो करीबी से नहीं जुड़ा होगा। ये सारी चीजें आती हैं। जैसे आप रसिया और यूक्रेन की ही बात लें तो देखिए यूक्रेन इतना क्यों टिक पा रहा है, क्यों ना कहीं उसको आप उसको समझ में आ रहा है कि नाटो का सहयोग और जो पश्चिमी देश है वो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर कंपनियां, क्षेत्रीय संगठन और ये सारी चीजें आपके समर्थन में है तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसर का काम करते हैं ये। नहीं तो यूक्रेन की कोई क्षमता नहीं है कि रूस के आगे टिक जाए, ठीक है। तो अगर इसको हमको ठीक से समझना है तो इसको समझने के लिए 3 आयाम प्रमुख होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। देखिए, अब शक्ति के संतुलन की बात करें तो एक होता है विवरणात्मक, ठीक है, दूसरा होता है व्याख्यात्मक, और तीसरा होता है ये इसको बोलते हैं नियमानुसार, या नियम की व्याख्या करता है। तो तीनों को एक एक करके हम आगे समझेंगे। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ये डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन है या डिस्क्रिप्टिव आयाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बताता है, विवरण बताता है, कोई बहुत व्याख्या नहीं करता, फैक्ट को एज इट इज रखने का बात करता है। तो ये बोलता है कि समय विशेष में, क्योंकि कोई भी देश एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही बहुत ताकतवर रहता है। जैसे ब्रिटेन की ही अगर हम बात करें तो हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, ठीक है, ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आज वो स्थिति उसकी नहीं है। इवन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही घटने लगी। लेकिन अब शक्ति विशेष की बात करता है कि किस समय कौन सा देश शक्तिशाली, यानी कि विवरण देने का बात करता है कुल मिला के। और इसके अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, 3 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इन दृष्टिकोणों को आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बस समझ लीजिए। बहुध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था और एक ध्रुवीय व्यवस्था, ये बताने का प्रयास करता है कि कौन सा कैसा सिस्टम है। इस दृष्टिकोण को आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला आता है, जैसे हमने यहाँ पे 3 देखे थे कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और नियमानुसार। तो अब हम व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को देखेंगे। देखिए, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण क्या करता है, एक्सप्लेन करता है चीजों को कि कैसी व्यवस्था है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनकी व्याख्या करने का ये काम करता है। जैसे उदाहरण अगर लें तो केनेथ वोल्टेज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक चीज बताई थी। उन्होंने बोला था कि देखो, स्थिरता और शक्ति संतुलन, इसमें ना एकदम सीधा संबंध है। यदि राष्ट्रों के जो प्रबल और शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके बीच शक्तियों का संतुलन बना रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो है स्थिरता और शांति बने रहेगी। और यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है तो वो जो शांति और स्थिरता है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आगे है कि जैसे देखिए, शक्ति का संतुलन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता लाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यदि शक्ति का संतुलन है तो जो है वहां पे स्थिरता रहेगी ही रहेगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं शीत युद्ध का टाइम, जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। आगे अभी उसके जब हम डिटरेंस को समझेंगे, आगे डिटरेंस वाली नीति को, तो वहां पे ये सारी चीजों को और गहराई से समझेंगे शीत युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पे समझिए कि शीत युद्ध में 2 बड़े देश थे,
कौन कौन से? एक तो अमेरिका था, दूसरा था सोवियत संघ। अब सोवियत संघ भी बहुत पावरफुल था और कह सकते हैं, और अमेरिका तो था ही, दोनों के पास परमाणु क्षमता आ चुकी थी। और इतना जो है होने के बावजूद भी युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। अंतिम में उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि जब पावर रहता है और संतुलन बना रहता है, यदि इसमें से एक देश भी कमजोर होता तो शायद ये संतुलन ना बना रहता। और शीत युद्ध के समय क्योंकि सभी को पता ही संतुलन बना था, कहीं ना कहीं जो है शक्तियों का संतुलन था, इसीलिए बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ और इसीलिए जो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता व्याप्त थी। इस चीज को आगे समझते हैं। अब ये तीसरा उसका आयाम है, ठीक है, नियम आयाम या पर्सपेक्टिव डायमेंशन। ये भी है, ये बस दिशा निर्देश के बारे में, नीतियों के बारे में बताने का प्रयास करता है। विदेश नीति के संबंध में देश की नीतियों को निर्देशित करना या उसके बारे में बताता है। ये बोलता है कि भाई देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यदि आपको संतुलन चाहिए तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश किसी देश के संबंध में अगर चाह रहा है कि शांति बनी रहे, युद्ध ना हो, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई देश बहुत ताकतवर उभर आता है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है? या तो उसके बराबर शक्ति अर्जित कर लो आप, या उससे अधिक शक्ति अर्जित कर लो, तभी जो है उस युद्ध को या उस व्यवस्था में आप जो है स्थायित्व ला पाएंगे। अन्यथा आपकी शक्ति कमजोर है तो वो आप पे आक्रमण कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आक्रमण नहीं भी करेगा तो आपको दबाव में रखने का प्रयास करेगा। और यदि आपने शक्ति अधिक अर्जित कर ली तो फिर वो अपने आप ही युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसको परिणाम पता होंगे कि भाई ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो इनसे युद्ध करने का कोई औचित्य होता ही नहीं है। तो ये तीन आयाम है, हमने इसको देख लिया। अब तीन दृष्टिकोण को देखते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि इसके पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, व्यवस्था वाला, वो उसको हमने देखा था वहां पे, लेकिन ये उसी प्रकार से है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक ध्रुवीय दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, देखिए अब क्योंकि शक्ति संतुलन की बात हम कर रहे हैं, तो शक्ति संतुलन ये होता है कि भाई एक ध्रुवीय दृष्टिकोण में ज्यादा होगा, बहुध्रुवी होगा, ठीक है, या द्विध्रुवीय दृष्टिकोण में होगा, या द्विध्रुवीय व्यवस्था में होगा। तो एक ध्रुवीय जो व्यवस्था होती है उसमें ऐसा मानते हैं इसके समर्थक कि जो है शांति की जो गारंटी होती है, स्थायित्व होता है, वो बहुत ज्यादा संभावना होती है इसमें। क्यों? क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व में होता क्या है कि एक देश जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है और वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि उसके पास इतनी शक्ति होती है कि कोई भी देश उसके जो सलाह मशवरा होता है या उसके आदेशों के खिलाफ, या कोई गाइडेंस उसने दिया है तो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि उसके खिलाफ हम जाएंगे तो पहली चीज तो हमला कर सकता है, दंडित कर सकता है। बात सिर्फ इतनी नहीं रहती, बहुत सी सप्लाईज होती हैं, उनको रोक सकता है, व्यापार को बाधित कर देता है। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, जब कोई देश कभी इस तरह से बातें करता है तो यूएसए एक बड़ा चीज यूज करता है, सैंक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। इसका क्या तात्पर्य होता है? वो दिखाना चाहता है कि हम पे आप डिपेंडेंस हो। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में कंट्रोल कर रखता है, क्योंकि जैसे हमारा ही अगर हम देखें अपने व्यापार को, तो हम यूएसए के साथ जो हमारा ट्रेड होता है वो डेफिसिट में नहीं है, वो प्रॉफिट में है, ठीक है। चाइना के साथ डेफिसिट में है। तो अगर हम यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहां से व्यापार आ रहा है, हमको लाभ हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो उस पर अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा तो हमको घाटा होने लगेगा, ठीक है। लेकिन हालांकि ये बातें अलग स्तर पे आती हैं, लेकिन आर्थिक चीजें, इकोनॉमिक्स में इस चीज को डिटेल से समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जब हम देशों के साथ संबंध पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात आएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि जो प्रतिबंध लगाता है ये तो ऐसी है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं है तब पे ये हाल है। सोचिए एक ध्रुवीय व्यवस्था होती है तो इस तरह से जो महाशक्ति होती है उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बोलते हैं कि अगर एक ध्रुवीय व्यवस्था रहेगी तो वहां पे जो शक्ति का संतुलन रहेगा वो रहेगा, और महाशक्ति के जो निर्देश होंगे, यानी कि जो सबसे पावरफुल कंट्री होगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जितनी भी संस्थाएं, जितने भी नियम होंगे वो उसी के हिसाब से बनेंगे, तो कोई युद्ध होगा ही नहीं। तो बोलते हैं कि इस व्यवस्था में जो है शक्ति का संतुलन, स्थायित्व और ज्यादा रहेगा। द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात होती है तो यहाँ पे जो इसके समर्थक हैं, खासकर आप देखेंगे केनेथ वोल्टॉज, ठीक है, जो नव यथार्थवादी विचारक हैं, इन्होंने माना, यही नहीं जितने भी नव यथार्थवादी विचारक हैं, ये बोलते हैं कि भैया देखो, हम एक ध्रुवीय जो व्यवस्था का सिद्धांत था, जो मत था, वहां से हम बहुत ज्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो दो ध्रुवीय व्यवस्था होती है इसमें शक्ति संतुलन का जो स्थायित्व होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें शक्ति संतुलन का जो है स्थायित्व रहता है, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअल में जैसे एक देश है बहुत शक्तिशाली है, बोलते हैं ये तो पहली चीज तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है।
दूसरी बात ये भी आती है कि अगर एक देश बहुत शक्तिशाली होगा तो हो सकता है बहुत से गुट विरोध करने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं युद्ध भले ना हो लेकिन अशांति, आंतरिक अशांति रहती ही है। बोलते हैं जब दो देश बड़े महाशक्ति के रूप में आते हैं तो दो गुटों में बढ़ जाते हैं। कुछ देश जैसे ए है महाशक्ति और दूसरा है बी महाशक्ति, बहुत पावरफुल कंट्री है, तो कुछ देश यहाँ से जुड़े आएंगे, कुछ देश यहाँ से जुड़े आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आएंगे देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, यहाँ से ये आक्रमण करेगा, यहाँ से ये आक्रमण करने का प्रयास करेगा, लेकिन दोनों को खतरा पता होगा तो इसलिए आक्रमण नहीं करेंगे। खासकर शीत युद्ध में ये जब क्या हुआ था कि जैसे आगे हम परमाणु डिटरेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज अभी मैं बता दे रहा हूं कि जैसे क्या हुआ था कि रूस पहले परमाणु संपन्न नहीं था, जापान पर आक्रमण किया यूएसए ने और अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया, तो उस समय तो ये हुआ कि भाई यूएसए ही है और उसने ये भी दिखा दिया कि भाई हम तो आक्रमण कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर ना। लेकिन अब ये बात आती है कि जो सोवियत संघ था उसने भी 1949 तक ये परमाणु शक्ति हासिल कर ली, हालांकि उतनी क्षमता में नहीं थी, लेकिन आगे चल के उसने जो है 10-15 सालों में बहुत 1970 के दशक में अपनी क्षमता का पूरा विकास कर लिया। तो ऐसी स्थिति में ये तय हो गया था कि भाई रूस भी कम नहीं है यूएसए से। तो ऐसी स्थिति में जब देखेंगे शीत युद्ध का टाइम आया तो वहां पे इस चीज का बैलेंस हमेशा से बना रहा। ठीक है, वही चीज आगे यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं जो केनेथ वोल्टज हैं, यथार्थवादी विचारक हैं, उनका मानना है। जिससे देखिए शीत युद्ध में जो 1960 और 62 के समय क्यूबा संकट था, क्यूबा संकट को हम लोग जब डिटरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। आप लोग बोलेंगे जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, एक्चुअल क्या है कि लेक्चर जैसे अभी मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है तो उसके लिए मेरे दिमाग में रहता है, तो वहां पे जब ये लेक्चर 1-1.5 घंटे का है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्यूबा संकट क्योंकि बार बार ये आ रहा है तो इसको डिस्कस करना जरूरी पड़ जाता है मुझे लगता है। तो क्यूबा संकट के समय जो है ये स्थिति आई थी कि दोनों ने बैलेंस को मेंटेन करके रखा और अंतिम में युद्ध होते होते रुक गया। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये दो ध्रुवीय व्यवस्था का, अब इसमें परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, विचारक महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो गुटों की बहुत सिंपल सा, ये तो दो गुट होंगे बराबर होंगे, और एग्जाम्पल आप शीत युद्ध का दे सकते हैं। एक गुट वाले या एक ध्रुवीय व्यवस्था में आप ये शीत युद्ध का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अगला आता है बहुध्रुवीय व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था में आप देखेंगे तो मल्टीपोलर, हाँ वो जो यूनिट वीटो वाला सिस्टम हमने देखा था कि सभी देश अलग अलग होंगे, वो कुछ ऐसा ही है। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत से ये भी संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका समर्थन करते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था का वो कौन है, दो विचारक हैं, कार्ल ड्यूस हैं और दूसरे हैं मार्गेनथाउ। ठीक है, तो कार्ल ड्यूस और मार्गेनथाउ का दृष्टिकोण जो है वो बहुध्रुवीय व्यवस्था का है। इनका मानना है कि बहुध्रुवीय विश्व में शांति और स्थायित्व रहेगा और ये सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर होगा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, इसमें जो पावर होगा वो बहुत से देश होंगे उनके पास होगा। जैसा कि आज आप कह सकते हैं, हालांकि बहुत से विचारक आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलग अलग विचार देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अभी भी दो ध्रुवीय है, कुछ लोग बोलते हैं मल्टीपोलर है। ठीक है, ये सारी बातें आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो है बहुध्रुवीय व्यवस्था है और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ देश हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है, जो डोमिनेंस कर लेते हैं, अपनी हेजेमोनी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी जो क्षमता है उसके तहत लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बहुध्रुवीय व्यवस्था है इनका मानना है क्योंकि सभी देश पावरफुल होंगे और ये एक दूसरे पे, जैसे अभी क्या है, जैसे दो देश हैं, मान लो आप इसके गुट में शामिल हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि XYZ हैं, छोटे छोटे देश हैं, इससे संबंधित है, तो ये इससे तो इसकी सुरक्षा है, लेकिन इसके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, जो दबाव बनाया जाएगा या भेदभाव किया है, तो उसके खिलाफ ये नहीं बोल सकते। लेकिन जब ऐसी वाली अवस्था में आ जाएंगे ये कि सब पावरफुल होंगे, तो ना तो ये इससे डरेगा, ना तो ये इससे डरेगा, ना ये इससे डरेगा, ना इससे डरेगा, यानी कि और युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि पता है कि भाई ये हमला कर देगा तो हमारा विनाश हो जाएगा और ये हमला कर देगा तो हमारे लिए भी ठीक नहीं, हमारा आर्थिक और हर प्रकार से नुकसान होगा। तो ये बातें आएंगी। तो ये बहुध्रुवीय व्यवस्था में ये चीज मानी जाती है कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे स्थिरता और शांति ज्यादा बनी रहती है। इसके जो समर्थक हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्ल ड्यूस और मार्गेनथाउ हैं। ये बेसिक चीजें यही पेपर में पूछी जाएंगी। अब थोड़ा सा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है संयुक्त राष्ट्र को देख लेते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि ये क्या बेसिकली शक्ति संतुलन का काम करता है कि क्या है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण मुख्य रूप से हुआ। हालांकि एक लीग ऑफ नेशन का भी निर्माण किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन सफल नहीं रहा। तो अब ये सवाल उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिरता लाने के लिए और विश्व युद्ध इस प्रकार से ना हो जो कि पहले हुए थे, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया और एक
सबसे बड़ी बात आई कि इसमें इन्होंने सामूहिक सुरक्षा की बात की। ठीक है, कि सभी की एक नियम होंगे, सभी की सुरक्षा की जाएगी, हर प्रकार के दायित्व रखे जाएंगे और साथ के साथ जो है राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और मानवीय सहयोग में वृद्धि की जाएगी। ये तो इसका उद्देश्य था और इसके लिए इसका निर्माण किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाए। खासकर सामूहिक सुरक्षा की बात की गई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब सामूहिक सुरक्षा की बात की जाती है और शक्ति संतुलन की जो सिद्धांत है ये थोड़ा सा विरोधाभासी प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सामूहिक सुरक्षा कौन करेगा? जो बहुत पावरफुल होगा वही कर पाएगा, ठीक है, पूरे समूह की। और शक्ति संतुलन कैसे बनेगा भाई? अगर कोई बहुत पावरफुल है तो वो शक्ति का संतुलन वहां पे आता ही नहीं है, वो फिर दबाने लगेगा अदर देशों को। तो ये बात आती है। तो थोड़ा सा ये एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से उतना उचित प्रतीत नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उतना सफल रहा है चीजों को लेकर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पे शीत युद्ध आया और उसके सामने जो विवाद आए संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, यूएनओ के, तो वो उसका जो निदान करने में सफल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कोरिया संकट है, ईरान और इंडोनेशिया और हंगरी में जो जिस तरह के हस्तक्षेप हुए और जिस हिसाब से अरब और इजराइल का विवाद हुआ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बहुत सी ऐसी हैं उस समय, यही नहीं इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ों को हल करने में ये सक्षम नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से तो सफल नहीं है और अपने शुरुआती दौरों में तो बहुत ज़्यादा ये एक प्रकार से असफल रहा। उसके बाद आप देखें तो शीत युद्ध के बाद भी देखें तो अमेरिका की दादागिरी चलती रही। ठीक है, इराक पर आक्रमण किए, अभी भी इराक पे उसके रवैये को आप देख सकते हैं। नाटो द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया, अमेरिका के द्वारा एक दुष्ट राज्यों की श्रेणी घोषित कर दी गई। भाई जब आप यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की, तो पूरे देश में शांति, समन्वय, समझौता, सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहे हो तो कोई देश किसी देश को दुष्ट राज्यों की श्रेणी में कैसे घोषित कर सकता है? भाई ये तो गलत बात हुई ना। तो अपने आप को आप अच्छा बना रहे हो। लेकिन ये बातें तब भी हुई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ भी जो पावरफुल है वो तब भी अपनी मनमानी कर ले रहा है। बहुत समाचीन यहाँ पे उचित नहीं प्रतीत होता। लेकिन आगे चल के जो पामार और पार्किंस बोलते हैं, ये विचारक हैं, ठीक है, ये यूएनओ के बारे में बोलते हैं और शक्ति संतुलन के बारे में बोलते हैं। देखो बेसिकली जो शक्ति संतुलन की बात आती है ना, जो संस्था की बात आती है, उसमें ना संरचना, इसमें निर्माण और संरचना में शक्ति का संतुलन होना चाहिए। यानी कि जो बैलेंस तभी हो पाएगा, ये एक देश जो है वो कंट्रोल तो हर स्थिति में रखेंगे लेकिन उनमें भागीदारी उन महाशक्तियों की होनी चाहिए। पहली चीज बोलते हैं कि उसके बाद भी अगर आप आज देखें तो यूएनओ सफल है, एक प्रकार से पूरी तरह से सफल है लेकिन अपना काम कर रहा है। जैसे लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था। लीग ऑफ नेशन के फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण ये लोग बताते हैं वो ये है कि देखो इसमें क्या था ना, जो बड़ी शक्तियां थी उस समय की, सोवियत संघ और अमेरिका, ये शामिल ही नहीं हुए थे। और जब शक्तियां ही कमजोर कमजोर देश बोलते हैं कि हम सुरक्षा करेंगे, तो सुरक्षा हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। हालांकि दोनों देशों ने बहुत सी ऐसी बातों को नहीं माना, या आज भी जो है बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ रही है कहीं ना कहीं। WTO को ले लीजिए, ठीक है, यूनेस्को को ले लीजिए, इस तरह से आप देखेंगे बहुत से ट्रीटी हैं जो उनको लागू किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पे। एनवायरनमेंट को ही ले लीजिए, हालांकि जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, समिट्स हो रही हैं, ठीक है, वो कन्वेंशंस हो रहे हैं, वो इतने सफल तो नहीं हो रहे लेकिन उस दिशा में काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो है सब उस पर एक साथ आ रहे हैं। तो जब बहुत से देश एक साथ आते हैं तो महाशक्तियों पर भी थोड़ा सा दबाव बनता है उस चीज़ों को करने का। ठीक है, वो बातें अलग हैं कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं या दबाव में करते हैं या कैसे करते हैं, वो बात अलग होती है। हालांकि दबाव बनाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन जब सब खुद पे भी वो समस्या आती है तो देश करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। खैर, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, पामर और पार्किंस ने बोला कि देखो लीग ऑफ नेशन फेल इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका और सोवियत उसमें शामिल नहीं थे। यूएनए में ये लोग शामिल हैं, तो संरचना और निर्माण जो होता है संगठनों का वो महत्वपूर्ण होता है। इनके हिसाब से जो सुरक्षा का दायित्व है वो सुरक्षा परिषद पे है और उसके 5 देश आपको पता ही है। ठीक है, वो 5 देश है, उन पे अगर छोड़ दो क्योंकि वो शक्तिशाली है तो वो अपने हिसाब से सुरक्षा में शक्ति संतुलन के माध्यम से स्थायित्व ला पाएंगे। हालांकि ये बात इतनी ज़्यादा बहुत उपयोगी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर सिर्फ यूएनओ के माध्यम से शक्ति संतुलन किया जाए और सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से, तो फिर ये नाटो और वार्सा जैसे संगठन होते हैं, इसका निर्माण होने जो है अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन या इस तरह के जो संगठन बनते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से कहें तो पूरी तरह से तो सक्षम और सफल नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन हाँ उस दिशा में आगे जरूर बढ़ रहा है। चलिए
अब डिटरेंस की जो पॉलिसी है इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।